ग्राफाइट मॉलिक्यूल इज ट्रायगोनल मॉलिक्यूल है। ये नाजो यही क्वेश्चन था भाई, है नाजो क्लास में? मैम देख के बता। अरे देख के मतलब तुम देखकर क्वेश्चन भूल गई क्या? इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये लिखा हुआ है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय आर्सेनाइट एटम। द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय, ये बता सकता है मुझे क्या होगा इसका? यूज्ड बाय आर्सेनाइट एटम ने कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड किए हैं बॉन्डिंग में, ना बॉन्डिंग? ऑप्शन है आपका इसमें डी एक्स स्क्वेयर, डी वाई स्क्वेयर, कॉमा डी जेड स्क्वेयर, एस किया है, पी एक्स किया है, पी वाई किया है। पहला ऑप्शन है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि डी एक्स वाई किया है, एस किया है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड किया है। कोई है जिसे आता हो ये क्वेश्चन? एस किया है, पी एक्स है, पी वाई, पी जेड और या फिर डी एक्स वाई। पहले तो मुझे बताओ, ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? एक है डी जेड स्क्वेयर, एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। कोई मुझे बताएगा तुम में से कि मेरे पास जो ऑर्बिटल है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जिसकी ज्योमेट्री है, इसमें मेरे पास जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी यूज होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब z की वैल्यू क्या रही होगी? 5। हाँ वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी रही होगी? SB3। क्या? हाँ एस क्या आगे? SP3D। हाँ sp3d। अब इसमें से कौन सा वाला है जो sp3d आपको बनाकर दे रहा होगा? सारे के सारे sp3d ही दे रहे हैं, पर वो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ इन चारों में से कौन सा वाला जो है वो ठीक होगा। वर्षा एडमिट नहीं हो पा रही। वर्षा आ गई क्लास में? मैम तीसरा। ऑर्बिटल के नाम बताओ। मैम SP PX PY PZ फिर DX। फिर डी क्या है? XY। जो आपके जो डी ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, जो ये डी ऑर्बिटल है ना, इसके अंदर जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करती हूँ ना, डी, ये 1 2 3 4 5, एक मेरा होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और जो ये पीछे के होते हैं ना, ये होते हैं मेरे पास डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ये, और ये होता है डी जेड स्क्वेयर। क्वेश्चन में आपको वो आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली तो क्या निकल कर आती है? sp3d ना। sp3d के अंदर जो आपका ऑर्बिटल यूज होता है, एक तो s होगा और p के तीनों हो गए, px, py, pz, और जो d का है वो dz स्क्वेयर जो होता है वो यूज होता है। क्लियर हुई बात? बोलो भाई, समझ में आई बात? क्या बोला मैंने कि जो आपका dz स्क्वेयर है ना, dz स्क्वेयर, वो आपका एज ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हो रहा है किसके अंदर? जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp3d। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है नाजो ने? और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी पूछना ही था तुम लोगों से, जरा मुझे करके ही बता दो। NO प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। लास्ट क्लास में हमने किया ही है। NO प्लस का और CO प्लस, CO का और किसका? CN नेगेटिव का। ये तो क्वेश्चन शायद मैंने करवाई दिया था। NO प्लस का मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ जरा क्या होगा। क्वेश्चन ये नहीं है पर लेकिन तुम मुझे बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। NO प्लस बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाली, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो तुम अपनी नोटबुक या कॉपी जो भी जिसमें भी लिखते हो उसको निकालो और लिखो इसे। NO प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? लक्ष्मी पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, कौन सा एक क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, कौन सी किसकी निकाली थी हमने? C2 की निकाली थी ना, C2 2 नेगेटिव की। एक मैंने N2 के बारे में बताया था और होमवर्क दिया था, तुमने कहा था भाई होमवर्क मत दो मैम, हम नहीं करते, इसलिए मैंने पूछा नहीं। O2 नेगेटिव और O2 प्लस, या N2 प्लस और N2 नेगेटिव।
मैंने कहा था तुम्हें इनका बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना आना चाहिए और प्लस आंखें बंद करके इसे याद भी होना चाहिए तुम्हें कि क्या होगा। ठीक है भाई दीक्षा, है ना भाई यस वर्षा? सर। अब जरा अपनी कॉपी लो और निकालो, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम बॉन्ड ऑर्डर 3। NO नेगेटिव नहीं है, वो NO प्लस है, NO प्लस। ठीक है, ठीक है भाई। NO प्लस का बताओ विनायक, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो क्या होगा, और लिख कर करना है अपने आप। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे NO प्लस के लिए? कोई मुझे बताएगा कौन सी वाली आएगी? सिग्मा 2p z पहले आएगा या कौन सा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। लक्ष्मी याद हुआ ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बोली थी उस दिन याद करने के लिए? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं आपको? ये 7 इसके होते हैं, ऑक्सीजन के 8, एक माइनस किया, टोटल कितने भरने हैं आपको यहाँ पे? 14। 14 भरने हैं ना इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन। यस मैम। सिग्मा 2p z आएगा। उसके बाद आएगा आपका पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार। लक्ष्मी याद हुआ ये 2py इक्वल टू, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन 14 है, जरा फिल करो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये मेरा बॉन्ड ऑर्डर तो चलो भाई ठीक ही बताया इसने कि बॉन्ड ऑर्डर इसी का बोल रहे थे तुम, उसमें एनो नेगेटिव दिख रहा था। NO प्लस बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भाई? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं लक्ष्मी बताए? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, है ना भाई दीक्षा? यही किया था प्रियंका? यस सर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल कर आया आपका? 10। ये 10 कैसे आया पता चल रहा है आपको लक्ष्मी? ये है आपका एक बॉन्डिंग, 2 3 4 5, तो टोटल है 10 नंबर आपके बॉन्डिंग के, माइनस एंटी बॉन्डिंग 4 डिवाइडेड बाय 2 आपने किया, आंसर आया आपका 3। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसके लिए 3। अब ऐसे ही आप CO के लिए निकालो कॉन्फ़िगरेशन। CO के लिए क्या लिखोगे? CO के लिए कार्बन अक्सर CO के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अपने आप लिख कर देखो। मैं भी जरा ऑन करने के लिए बोलती हूँ किसी को कैमरा। लिख रहे हो? हाँ या ना जवाब तो दे दो दीक्षा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यस यस। नहीं हूँ कितनी मुझे। लिखा करवा दूं अब मैं? योगिता ने बताया यस सर। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ बताओ सिग्मा 2pz आएगा या पाई आएगा? कौन सिग्मा 2pz। नहीं दीदी, ये पाई आएगा। पाई आएगा। CO आपका यहाँ पर है, यहाँ पे आप 2px इक्वल पाई 2p, और उसके बाद है आपका पाई सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर हुआ? 2pz भाई कितने कितने फिल करने हैं आपको यहाँ पर इसमें? अब 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ही है इसमें भी। बॉन्ड ऑर्डर अगेन 10 माइनस 4 अपॉन में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? विशेष आ गया प्रियांश। चलो भाई ज्वाइन कर गए हैं तो विशेष प्रियांश। चलो भाई और कोई क्वेश्चन था नाजो? नाजो यस मैम। और कौन सा था? एक कल मैंने क्लास में ये बता ही दिया था एंड में तुम्हें, NO2 प्लस है, NO3 नेगेटिव है, NH4 प्लस है। आपको इसमें क्या करना है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कि क्या क्या होगी। बता निकाल सकते हो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? है हमें इसका क्या निकालनी है? पहले Z की वैल्यू, और Z की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है विनायक?
कोनो आइडिया है? Z निकालने का फॉर्मूला क्या था? ओके, पोलराइजेशन वाला सही याद दिला, भी बताती हूँ। Z इक्वल टू, Z निकालने का फॉर्मूला क्या था? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वैलेंस शेल में कितने होते हैं आपके यहाँ पे? 5। ऑक्सीजन हमें काउंट नहीं करना, प्लस का निशान है, यानी कि मुझे माइनस करना होगा, डिवाइडेड बाय 2। ऑक्सीजन का कुछ नहीं लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम है। फॉर्मूला होता है Z का, कोई भी जो भी सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम, उसके बाद प्लस 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 क्या? मोनोवेलेंट एटम प्लस, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो हो जाएगा प्लस, अरे भाई माइक ऑन कर लिया करो अपने, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा आपका? माइनस। क्लियर है? यही क्या था? डिवाइडेड बाय 2। याद रखना क्वेश्चन में लिखा है मोनोवेलेंट। गुड इवनिंग विवेक, विशेष, ठीक है। तो मोनोवेलेंट ऑक्सीजन इज नॉट अ मोनोवेलेंट एटम, डाइवेलेंट, ठीक है। इसी के साथ जरा मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कितना आया? Z की वैल्यू 4/2, यानी कि 2I Z की वैल्यू। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी इसके लिए? Sp। नेक्स्ट क्या है? NO3 नेगेटिव। क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। NO3 नेगेटिव का बताओ, जिस किसी को भी आ गया है वो NO3 नेगेटिव का Z की वैल्यू बताओ और हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे। प्रिया तुम बता सकती हो, लक्ष्मी तुम ट्राई कर सकती हो, लक्ष्मी। मैम sp2, मैम ठीक है, sp2 कैसे निकाला sp2 आपने? हमने sp2 कैसे किया? नाइट्रोजन के 5 है, ऑक्सीजन को हमें लेना नहीं है, ऊपर से एक नेगेटिव का निशान है, डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आया? 3। तो 3 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू होती है sp2। क्लियर है? लक्ष्मी ये सब कहीं लिख लो एक जगह, ठीक है, कि Z की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो sp, Z की वैल्यू 3 आएगी तो sp2, Z की वैल्यू 4 आएगी तो sp3। नेक्स्ट वाला करो, NH4। 5 तो नाइट्रोजन है और मोनोवेलेंट है 4, तो यहाँ पे काउंट किया मैंने 4, प्लस का निशान है, माइनस का 1, डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आया मेरे यहाँ पे? 4। तो आंसर आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तीनों की हाइब्रिडाइजेशन निकल गई। अब एक क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दे रही हूँ अपनी तरफ से, मुझे N3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। N3 की, O3 की, N3 नेगेटिव है, O3 की बतानी है, और I3 नेगेटिव। बार बार मैं बता, मतलब बहुत बार मैंने I3 तो करवाया है पर N3 नहीं करवाया। N3 बताओ जल्दी से। N3 नेगेटिव कर रहे हो? N3 नेगेटिव की sp3 मैम sp3 N3 नेगेटिव की क्या ये? sp3d आई। मुझे नहीं पता, तुम निकालो। O3 की निकालो, उसके बाद मैं बताती हूँ। एन, नाइट्रोजन जो है वो एक मोनोवेलेंट एटम नहीं होता। नाइट्रोजन इज अ ट्राइवेलेंट। मोनोवेलेंट सिर्फ आपके ग्रुप 17 और 1s ग्रुप के होते हैं। हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं ना। 1s ग्रुप वाले जो होते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में होते हैं 1s एल्केली वाले, और लास्ट वाला जो हेलोजन फैमिली होती है वही आपके सिर्फ और सिर्फ मोनोवेलेंट होता है। तो नाइट्रोजन इज नॉट अ मोनोवेलेंट, ठीक है। अब बताओ। हाँ sp2। मैम बाकी की करो, बाकी की बताओ, बाकी के बताओ, बाकी के O3 का बताओ। मैं इसका नेम बता रही हूँ तुम्हें। इसका भी sp2 है शायद O3 का। N3 मेरे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसे होगा? नाइट्रोजन N, और N मतलब इस तरीके से कैसे भी लगा सकता है, 3 हो सकते हैं, 3 नहीं 2 ही होंगे, ठीक है। तो मेरे पास जैसे भी रहेगा, पर मुझे पता है कि ये इसके साइड में जो भी एटम है ये मोनोवेलेंट नहीं है। एक सेंट्रल एटम लेना है मुझे, और क्या लेना है? नेगेटिव चार्ज। बोलो भाई, ऐसे ही करना है। सेंट्रल एटम 5, नेगेटिव चार्ज +1 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड 2, आंसर आया 3। आंसर क्या आ जाएगा भाई? क्या हाइब्रिडाइजेशन आई? sp2 मैम sp2 sp2, ठीक है। मैंने और कुछ नहीं किया, बस सिर्फ सिंपल किया। O3 का बताओ ऐसे ही। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 6 होता है, और कुछ है नहीं इसके साथ, कुछ भी नहीं है ना O3 के साथ। आंसर क्या आ जाएगा? 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर है?
sp2 में अगर मुझसे इसकी ज्योमेट्री पूछ ली जाए, क्या होगी sp2 में? मेरे पास z की वैल्यू 3 आई, लेकिन इसमें बॉन्ड कितने होंगे? 3 में से 2 ही बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा मेरा? लोन पेयर होगा। मैम लोन पेयर। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या निकल कर आएगी? बेंट। ऐसे ही कुछ करते हैं यस ना। मैम। ज्योमेट्री, सॉरी ज्योमेट्री तो sp2 के हिसाब से ट्रायगोनल वो होगी, ट्रायगोनल प्लानर है ना, यही होती है ना ट्रायगोनल प्लानर, और शेप जो होगी वो बेंट होगी। क्लियर है? ट्रायगोनल प्लानर sp2 के लिए, ये भी ऐसे ही ट्रायगोनल प्लानर। sp2 के लिए ट्रायगोनल प्लानर थी। i3 नेगेटिव का बताओ फटाफट से, ये तो मैं बहुत बार करवा भी चुकी हूँ i3 नेगेटिव। अरे नहीं भाई, केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन नहीं, बस कुछ क्वेश्चंस थे वो बता रही हूँ। i3 नेगेटिव भाई निकाला किसी ने? आंसर नहीं आया। sp3d। हाँ, आयोडीन का जो होता है वो 7 होता है, प्लस का 1 ऊपर से नेगेटिव है, 2 मोनोवेलेंट है, डिवाइडेड बाय 2 किया, आपने आंसर कितना आया? 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। क्लियर है? sp3d में मेरे कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं? दीक्षा तुम बता सकती हो? दीक्षा, लक्ष्मी, लक्ष्मी भी आज कुछ नहीं बोल रही है भाई। मैं बताऊं? विवेक ही बताएगा सारे आंसर। हैं भाई लक्ष्मी? बताओ भाई विवेक, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर? आई 2 बॉन्ड पेयर है, आई के 3 दो लोन पेयर है। आई के 2 साइड में तो आयोडीन आयोडीन इस तरीके से लगा होगा, तो इससे मुझे पता चल गया भाई इसके पास 2 तो बना रहे हैं बॉन्ड पेयर और 3 तो हैं इसके लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है sp3d की? ट्रायगोनल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, जो मैं कैसे बनाऊंगी? आई और एक अबव बी और एक बिलो बी। क्लियर है? अब मेरे पास कहाँ लोन पेयर कहाँ भेजने हैं और बेंट रूल याद है? लोन पेयर कहाँ भेजूं और आयोडीन कहाँ भेजूं? क्या मेरा अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे बना लिखा होता तो क्या ये ठीक है? नो मैम। क्या होना चाहिए? माइक ऑफ। क्या होना चाहिए भाई? मेरे जो लोन पेयर हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन पे जाने चाहिए। नरगिस ने मुझे बोला, नरगिस तुम ही थी ना कि समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया? इक्विटोरियल क्या और एक्सियल पॉइंट क्या, है ना नरगिस? यही पूछा था ना तुमने? भाई मैं फिर बोल रही हूँ, 4 चैप्टर तक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना तो तुम कंप्लीट कर लो बिल्कुल अच्छे से, तभी मैं 5वां चैप्टर नहीं छू रही हूँ, बहुत मतलब टाइम लगा रही हूँ ताकि तुम अपने डाउट्स लेके आओ, पूछो। ठीक है? जैसे जो जो बोलते जाता है मुझे याद रहता है, तो मैं क्लास में डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है भाई दीक्षा? क्लास में बोलोगे नहीं, Yes, चुप ma'am. रहोगे तो मतलब नहीं समझ में आएगा और फिर छूट जाएगा। मैडम भी क्लास में पूछती रहेगी तुमसे, कहाँ पढ़ रहे हो कहीं पे, फिर तुम बताओगे लता मैम से, फिर मेरा नाम डुबाओगे। चलो भाई, लोन आयोडीन के, ये नरगिस ने पूछा था भाई, लोन पेयर ये जो पोजीशन होती है ना ये वाली, ये इक्विटोरियल होगी, और ये जो पोजीशन है ये ऊपर वाली, ये क्या होती है मेरी? एक्सियल। ठीक है? Axial. तो लोन पेयर हमेशा दूर दूर रहना पसंद करते हैं। बीएससीपीआर थ्योरी क्वेश्चन ये भी आता है कि किसमें सबसे ज्यादा इंटरेक्शन है, तो याद रखना है लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए वो दूर रहेंगे। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाले, और उसके बाद फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए। तो लोन पेयर यहाँ पर जो एंगल है वो आ रहा है इनके बीच का 120 डिग्री, तो इसलिए इक्विटोरियल पोजीशन पे रहना पसंद करते हैं। आयोडीन जो है इस वाले पे आ जाएगा, शेप एकदम लीनियर दिख रही है। ठीक है? और ये वाला जो बॉन्ड है ना, एक अबव है और एक बिलो है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ये प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है। इसी में मैंने एक एग्जाम्पल किया था हमने, पेंटागोनल बाइपिरामिडल वाला एग्जाम्पल, याद है कुछ? जिनॉन F6 था, sp3d3 किसका आता है? sp3d3, जिनॉन F6 का जरा हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितनी आएगी? जिनॉन की 8 होता है, F6 का कितना होता है? 6 मोनोवेलेंट है, डिवाइडेड 2, 14 डिवाइडेड 2, आंसर आया 7। क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d3, यही था? बोलो भाई हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, sp3d3 आ गया। इसकी जो शेप होती है इसको मैं बोलती हूँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जैसे वहां ट्रायगोनल बाइपिरामिडल था, यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। मतलब कि क्या, आपके जो ये जो इक्विटोरियल पोजीशन है ना, इक्विटोरियल,
यहाँ पर आपके बनेंगे 5 बॉन्ड, सॉरी ये 6 हो गए, 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड कैसे बनाऊंगा मैं, इस तरीके से पेंटा स्ट्रक्चर बनेगा, और एक अबव और एक बिलो। अबव और बिलो कैसे बनाएंगे अब इसके हम, एक अबव और एक इसके बिलो द प्लेन। अब मुझे ये 7, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने हैं ज़ेनॉन F6 में, अगर 7 आई है Z की वैल्यू, ज़ेनॉन F6 में 7 जो वैल्यू आई है, बॉन्ड पेयर 7 आई है Z की वैल्यू, बॉन्ड पेयर कितने हैं कौन बताएगा? मैम 6 और लोन पेयर कितने हैं? 6 तो है मेरे पास 1 बॉन्ड पेयर, और एक मेरे पास लोन पेयर है। अब मैंने जैसा अभी बताया हमने कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आता है, तो आप कहोगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन तो ये वाली होती है, तो इनमें से कोई एक में लोन पेयर आ जाएगा, पर गलत हो जाएगा इस केस में। यहाँ पर वो सिर्फ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए होता है। यहाँ पे क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो आपका इक्वेटोरियल प्लेन, जो मतलब जो ये प्लेन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हर एक के बीच में गैप कितना है, वहां तो 120 डिग्री था, यहाँ पे टोटल 5 बॉन्ड है, गैप कितना बॉन्ड एंगल है हर एक के बीच में? 360 डिवाइडेड 5 कितना आएगा? 72। बोलो भाई हाँ या ना? हर एक के बीच में कितने का गैप? 72 डिग्री का। और अबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन का भी उतना ही है, 90 डिग्री। तो कौन सा ज्यादा है? 90 डिग्री वाला ज्यादा है, यानी कि लोन पेयर तो दूर रहना पसंद करते हैं ना, मतलब दूर दूर रहेंगे, तो 90 डिग्री एंगल बॉन्ड ज्यादा है, तो यहाँ इस केस में जो लोन पेयर है वो यहाँ रहेंगे। बाकी फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, बाकी के 6। क्लियर हो गया अब इक्वेटोरियल और एक्सियल का कॉन्सेप्ट नरगिस? बस इधर ही दो आपको इक्वेटोरियल और एक्सियल का ध्यान रखना है। एक और चीज जो हमने मतलब पता नहीं मुझे डिस्कस हुई है नहीं, कि आपका एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि मेरे पास PF5 मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन इज कि जो इसमें से कौन क्या PF5 के सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, सारे PF के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है सबकी? क्वेश्चन समझ में आया? क्या इसमें सारे इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ है, मतलब जो सारे PF मॉलिक्यूल जितने भी उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, दिखने से इक्वल लग रहा है, पर ये एक आपका प्लेन में है और एक अबव दी और एक बिलो दी प्लेन है। जो एक्सियल बॉन्ड है ना, एक्सियल बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है बच्चे, दिख रहा है ये एक्सियल बॉन्ड? एक्सियल बॉन्ड जो आपका है, इस पे जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो है आपका 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि वो बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो कम है। और जो ये वाला फ्लोरीन है ना, वो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहा है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन के। ज्यादा रिपल्शन फेस ना इसलिए ना हो उसमें, वो बॉन्ड लेंथ क्या कर लेता है, वो अपनी लंबी। तो याद रखना एक्सियल बॉन्ड जो होगा ये वाला, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्लियर हुई बात? एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्यों ग्रेटर हो रही है बॉन्ड लेंथ इसकी? क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल कम है, वहां वो नीचे वाले से ज्यादा रिपल्शन जो है फेस कर रहा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा PF5 मॉलिक्यूल में क्या सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है? नहीं, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल। क्लियर है बात लक्ष्मी, ईशा, समझ में आया? चलो भाई हो गया। अब हमने एक क्वेश्चन किया था पोलराइज, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को ही स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के स्टार्टिंग में आपके बॉन्डिंग के बारे में है कि हमारे पास 2 तरीके की बॉन्डिंग होती है। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, हमने इंटर एटॉमिक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। इंटर मॉलिक्यूलर में हमारे पास जो वंडरवॉल फोर्सेस जो रहती है मेरे पास, वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन से वाले? एक तो जो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में है, और जो एक किसके बीच में है, हम पढ़ चुके हैं वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में, है या ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। कोई मुझे बताएगा पोलर मॉलिक्यूल वाली जो फोर्सेस थी वो कौन कौन सी थी? वंडरवॉल फोर्सेस हमने पढ़ी हैं जो, पोलर मॉलिक्यूल वाली कौन कौन सी थी? पोलर मीन्स क्या होता है? नाजो या फिर देव कटारिया, तुम मुझे बता सकते हो पोलर वर्ड मीन्स क्या? सोनिया, पोलर मतलब क्या भाई? जिसके 2 पोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अरे भैया ऐसे भुट्टे बन के बैठे हैं, तुम कुछ नहीं पता कि थक गए आज? आज भी थक गए? बच्चे से पूछा था। अच्छा, कोई भी बता दो भाई, मैं क्या करूं, नहीं बता रही। सोनिया का माइक काम नहीं करता है।
पोलर मॉलिक्यूल मतलब बच्चे की क्या, जिसके दो पोल्स हैं। तो हमने वो पोल वाले मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस कौन कौन सी की थी? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन किया था, एक किया था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और क्या किया था भाई? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये तीन ही थे इंड्यूस्ड डाइपोल। और सबसे लंदन एक और था, लंदन फोर्सेस जो थी, लंदन फोर्स वो थी सबसे, लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्शन फोर्स, ये थी हमारी किसके बीच में? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच, ठीक है ना। जो कि अभी इंस्टेंट इंड्यूस्ड डाइपोल था, जो इंस्टेंट इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज अमंग द एटम कनेक्टेड बाय अ, कहाँ से टीप के लाई प्रियंका? कनेक्टेड बाय द केमिकल बॉन्ड। क्या इसका आंसर बताया इसने मुझे? डाइपोल का। मेरे पास जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं? डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर डाइपोल जो है वो इंड्यूस कर रहा है, और एक चौथी फोर्स थी मेरे पास लंदन फोर्स, या फिर मैं जैसे बोलती हूँ डिस्पर्शन फोर्स, जो कि इंस्टेंट, अगर वो ये मेरी किसके बीच में होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो मैं बताना चाह रही थी कि मैंने दो पार्ट्स में से डिस्टिंग्विश कर दिया कि पोलर के अंदर कौन कौन सी थी, जहाँ पे भी पोल यूज हो गया, पोल आ गया, आयन भी पोल ही जनरेट करता है, ये पोल। लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स मेरी होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर कौन से मॉलिक्यूल है? जैसे मेरा O2 मॉलिक्यूल है और वो O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, तो कैसे इसमें कौन सा फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में? वंडरवॉल, वो लंदन फोर्सेस, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर हैं। लेकिन कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, और इस तरफ पॉजिटिव, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? इंटरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मेरे से नाजू ने, एक क्वेश्चन आपकी उसमें भी है, हीलियम मॉलिक्यूल एटम जो है आपस में किस तरीके से फोर्स कौन सा लगेगा इसमें? यही वाला लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स, इंस्टेंट इंड्यूस्ड डाइपोल। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं। हाँ या ना? अरे बोल दो भाई, क्यों भाई नरगिस? Yes, ऐसे ही आपके पास नीचे की तरफ गई नियॉन, हीना, नीना और करीना। अब मुझे बताओ, अगर मैं नीचे जा रही हूँ तो मेरे पास जो इसका क्वेश्चन है कि इसकी पोलराइजेबिलिटी जो है गैस की, वो क्या होगी? जो पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी मतलब समझ लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का दोनों का सेपरेट होना, दोनों चार्जेस का सेपरेट होना मतलब पोलराइज। तो ये नीचे की तरफ जाऊंगी तो मैं क्या होगी? जैसे जैसे मेरा साइज इंक्रीज करेगा, नीचे की तरफ जाती हूँ तो साइज बढ़ता है ना, साइज जैसे इंक्रीज होगा बच्चे, पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी? पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर है ना? तो समझ में आया? क्वेश्चन में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन में से किसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? जिनॉन की, साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात भाई? Yes. बाकियों को समझ में आया? योगिता? Yes, ma'am. ठीक है भाई, नरगिस Yes, को भी ma'am. समझ में आ गया। करेक्ट रिगार्डिंग द शेप ऑफ शेप वाला क्वेश्चन ना जो अपने आप कर लेना, HgCl2, SnCl2, F2O वाला, ठीक है, अपने आप एक बार करके देखना, ठीक है। अब साइज की बात होगी, पोलराइजेबिलिटी वाली बात होगी, अब क्या रह गया है आपका? गैसियस कंपाउंड कौन कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में? कितने होते हैं टोटल गैसियस कंपाउंड आपके? टोटल आपकी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर हुई बात? बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया? Yes, ma'am. टोटल आपके पीरियोडिक टेबल में आपके 11 एलिमेंट हैं जो कि आपको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। तो हाइड्रोजन है, और जितने भी आपकी नोबल गैस हैं वो आपकी क्या है? आपकी गैसियस फॉर्म में है। और फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जरा इनको एक बार लिखूं। लिख लिया? ठीक है, अब जरा मुझे एक एक करके सब बता दो, गैसियस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि कोई चीज, मैटर पढ़ा है ना 9th क्लास में, कितने टाइप्स के होते हैं मैटर? हम चैप्टर का नाम ही क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। कोई मुझे बताएगा स्टेट्स ऑफ मैटर?
कितने टाइप्स के मैटर होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और आपका हो गया गैस। गैस। मुझे गैस की प्रॉपर्टी बता दो। सॉलिड की तो मैं मान के चल रही हूँ, तुम्हें पता होगी भाई ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड हो गया। उसका वॉल्यूम भी पढ़ा है ना, ये वॉल्यूम भी रिजिड होता है उसका, है ना। और लिक्विड में एक और टर्म यूज करते हैं भाई सॉलिड के साथ, वॉल्यूम और क्या रिजिड होता है, मतलब फिक्स रहता है, रिजिड नहीं फिक्स रहता है, वॉल्यूम और शेप एंड वॉल्यूम और शेप। वॉल्यूम और शेप जो है दोनों का, इसका क्या रहेगा, सॉलिड में फिक्स रहता है। लिक्विड में आपका शेप चेंज हो जाती है पर वॉल्यूम जो है क्या रहेगा, वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है। गैस के अंदर क्या होता है, गैस के अंदर क्या होता है, फिक्स। दोनों ही नहीं होते, दोनों ही फिक्स नहीं होते, ना वॉल्यूम ना वॉल्यूम और नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। और कोई प्रॉपर्टी गैस की जो, बोलो भाई कोई बता दो। द थर्मल एनर्जी ऑफ, पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं, गुड। द थर्मल एनर्जी ऑफ गैसेस, मतलब जो थर्मल एनर्जी है, मतलब उन दोनों की जो वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है, थर्मल एनर्जी ज्यादा है, मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरीके से इतने दूर दूर है। गैसेस हैव इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब समझ रहे हो कितना मर्जी भी एक्सपेंड हो जाएगा, और अगर मैं उसको कंप्रेस करने बैठूं तो गैशियस के मॉलिक्यूल इतने कंप्रेस हो सकते हैं कि आपका ये टोटल वॉल्यूम है ना, इसमें अगर पूरे में आपने कंटेनर में रखा है, अगर इस पूरे को आप कंप्रेस कर दो तो वो इतनी सी जगह में उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो आ जाए, नेग्लिजिबल एकदम। क्लियर है, बात समझ में आई क्या? एकदम कम हो जाएगा, थोड़ा सा ही रहेगा। और जबकि अगर वो एक्सपेंड करोगे तो वो कितना भी एक्सपेंड भी हो सकता है, कंप्रेस करोगे तो बहुत ज्यादा कंप्रेस भी हो जाएगा। गैसियस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अब ये वर्ड जरा समझो जरा, गैसियस क्या करती हैं, आपका ये गैस मॉलिक्यूल है, ये क्या एक्सर्ट करता है आपका गैसियस मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्ट। जहां पे भी गैसियस मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। ये आपस में इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई, इन सबके बीच में क्या हो रहा है, आपस में कोलिजन होगा। और ये कोलिजन जो हो रहा है आपस में, और उसके बाद ये वॉल पे जो कोलिजन हो रहा है, इससे प्रेशर जनरेट हो रहा है। बात समझ में आई क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर कैसे जनरेट कर रहे हैं, उनके आपस में कोलिजन हो रहा है और वॉल से लाइट कर रहे हैं, तो वो आप क्या क्या जनरेट कर रहे हैं, वहां पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी, डेंसिटी कम होती है। गैस मिक्स इवनली विद अदर गैस, देयर मिक्सचर आर होमोजेनियस इन कंपोजिशन। हमें पता है भाई गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं, है ना। यस मैम। इतनी बातें हमें पता है। थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में बात कर लें। कोई मुझे बताएगा वॉल्यूम को हम किस में मेजर करेंगे, वॉल्यूम कल तो मैंने बताया था शायद लीटर थोड़ा में। बहुत। वॉल्यूम को हम लीटर, मिलीलीटर, एसआई यूनिट कौन सी होती है वॉल्यूम की, वॉल्यूम की एसआई यूनिट, लीटर, 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 मीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब। अब मुझे बता दो कोई, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, कल किया है हमने, 1000 लीटर। पक्का? यस मैम। यस मैम। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। और 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 क्या बोलूंगी मैं, क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पे, डेसीमीटर क्यूब। और डेसीमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो फर्दर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर मैं ये कहूं, लीटर, 1000 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 10⁻6 मिलीलीटर होंगे ना। नहीं नहीं भाई, अरे नहीं भाई, तुम लोग हर चीज के लिए यस कैसे बोल देते हो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। 1000 मिलीलीटर होते हैं भाई। 1000 में कितने होंगे, 1000 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 10 की पावर, मैम 10 की पावर 6। 1 लीटर में, हाँ 10⁻6, 6 ही रहेगा। हाँ 10⁻6, 10⁻6 मिलीलीटर होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीलीटर। क्लियर है। अब ये सारी कन्वर्जन तुम्हें आनी चाहिए, जो जो अभी यहाँ पे लिखे हैं, डेसीमीटर याद रखना उसके, ठीक है, किसके डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर के। अब आ जाओ यूनिट, प्रेशर की यूनिट क्या क्या होती है, कोई मुझे बताएगा प्रेशर होता क्या है,
प्रेशर क्या होता है? Ma'am, the force which is applied दबाव। on a particular area. फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अप्लाइड इन अ यूनिट एरिया, ठीक है। आपके किसी एरिया में जो भी, अरे खुशबू एंटर ही नहीं हुई। फोर्स में जो भी आप प्रेशर वो होता है, जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी एरिया में, यही तभी तो हमारा गैसियस मॉलिक्यूल प्रेशर जनरेट कर रहा था। फोर्स अप्लाई करा मैंने इसमें, ठीक है ना, और एरिया जितना में कवर हो रहा है तो फोर्स बाय एरिया मेरा निकला। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और फोर्स अगर मुझे निकालना हो तो एम ए फॉर्मूला है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, Yes. न्यूटन। और एरिया क्या यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो आपके प्रेशर की जो यूनिट है भाई वो क्या हो गई? प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह अगर कोई आपको प्रेशर की दूसरी यूनिट पता हो, कोई मुझे बताए तो। Ma'am, Pascal. हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल के होता है। क्लियर हुई ये बात? बोलो भाई हाँ या ना। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका रहता है 1 पास्कल के। अब मुझे आपको ये यूनिट की जो कन्वर्जन है वो करनी आनी चाहिए। 1 एटीएम इज इक्वल टू आपका होता है 1.013 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर, यानी कि वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल 1 एटीएम। एंड 1 एटीएम इज इक्वल टू में होता है आपका क्या, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ना जैसे ये mmHg लिख कर देती है, ये याद रख लेना 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg, ठीक है भाई। और 1 बार इज इक्वल टू में क्या, 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? 3 यूनिट प्रेशर की। अब ये यूनिट क्यों लिखी है? तो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेशर की जो यूनिट है, सपोज कहीं कुछ 2 जगह यूज होनी है, तो मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मेरे को 1 एटीएम में दिया और लिखा है, कन्वर्ट करना है उसको पास्कल में, 1.013 10 की पावर 5 से आपको उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। mmHg में कन्वर्ट करना है एटीएम की यूनिट को, या mmHg को एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो आना चाहिए। आता है या नहीं यूनिट कन्वर्जन? बचपन में करते थे भाई मैथ्स क्लास में, है भाई दीक्षा? किलोमीटर से मीटर में, ऐसे ही एटीएम से। बोलो भाई हाँ या ना, तो बोल दो। रुपीज से पैसे Yes, में ma'am. कन्वर्ट करना, ऐसी Yes, ma'am. से हम mmHg बार से इसमें। अच्छा, 1 पास्कल इज इक्वल टू में बार और पास्कल के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, कोई बताएगा मुझे? अच्छा अभी हो गया बार। 1 बार और एटीएम में क्या रहेगा? एटीएम एटीएम और बार में कोई बताएगा मुझे? एटीएम और बार में क्या रिलेशन रहेगा, इसमें और इसमें, अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो। होमवर्क है, 1 बार को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 बार इक्वल टू हाउ मच एटीएम, या फिर 1 एटीएम इक्वल टू हाउ मच बार, ठीक है भाई, याद रखना। टेम्परेचर पे आ जाओ। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, जल्दी बताओ। Kelvin. केल्विन। और Celsius. केल्विन इज द Celsius. केल्विन इज द एसआई यूनिट। Degree. अगर आपका डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर दिया है, सपोज लिखा है 70 डिग्री सेल्सियस, और इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, क्या करोगे? 273.15 प्लस 70, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? केल्विन में। ये छोटा सा पार्ट होता है, ये कन्वर्जन करना आना चाहिए। एक और यूनिट होती है फेरेनहाइट। कैसे कन्वर्ट? हाँ डिग्री Fahrenheit. हाँ बिल्कुल। इसका बताओ, डिग्री सेल्सियस से अगर मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं? मैम इसका भूल गया याद था मेरे को। हाँ हाँ बिल्कुल, याद तो सबको रहता है, वो वही ऐसे ही होता है, जब कोई पूछ ले तो भूल जाते हैं। जल्दी बताओ। मैम आ गया, बोलो भाई। 9/5 डिग्री सेल्सियस, याद आया कुछ? यस मैम। क्या प्लस में 32 है? प्लस में 32 32, ठीक है। तो आपका नाइन बाई फाइव क्या बोला, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। नेक्स्ट आ जाओ, एटमॉस्फेरिक, ये वही लिखो, 1 atm इक्वल टू 1.013 बार, ठीक है। जो होमवर्क दिया था भाई, कैसे निकाला भाई, दोनों जने से याद देखना, इसको करके कर लोगे। अब आ जाते हैं जरा कुछ लॉज, जो मेरे गैशियस के जो लॉज जो मुझे दिए गए, गैस लॉ।
गैस लॉ। यूनिट ध्यान रखना भाई, न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होंगे जब यूनिट एकदम ध्यान रखोगे कौन सी कहाँ से क्या जा रही है। गैसेस लॉ मेरे पास, गैस के मेरे पास बहुत 5 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ। किसी ने पढ़ा? खोल के देखिए। नो मैम। नहीं देखा। इसका मेरे पास अगर एक अपने आप अगर कर सकते हो, तुम्हारे पास पढ़ा हो किसी के पास, एक मैंने लैब में वैसे किया था एक्सपेरिमेंट, लैब में नहीं टीचिंग ये उसमें ही किया था। एक सिरिंज लेना, सिरिंज होती है ना मोटी वाली जिसमें जिससे कम से कम भैंस को इंजेक्शन लगता हो, वो वाली सिरिंज होती है। उसमें एक बलून डालना छोटा सा, है ना, बलून फुलाकर थोड़ा छोटा सा डालना क्योंकि उसके अंदर छोटा ही जाएगा। उसके बाद उसमें एक बार प्रेशर जो गैस है ना उसे एक बार कम, अब मैं गैस को एक बार, हाँ क्या करवा करा है ये, एक बार उसमें प्रेशर गैस का डालना है। आगे से याद रखना जो उसकी जो नोक जहाँ खुली रहती है ना हवा, उसको एक बार वो कर देना, बंद करना आगे से, क्योंकि अगर वो खुली रहेगी, लक्ष्मी ने आंसर दिया पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। लक्ष्मी भी पढ़ने लग गई अब। गैस जो आगे से उसको जो गैस जो आप फिल करोगे वो आगे से उस टिप को जो है क्लोज करके रखना, और उसके बाद उसको, अच्छा सुई वाला मत लेना, जो सिरिंज लोगे उसमें सुई नहीं होगी, कभी हाथ में सुई चुबा के देख रहे हो, वो जो आगे से मतलब प्लास्टिक का रहेगा वो पूरा, उसमें इंजेक्शन नहीं होना चाहिए। कभी बोला हमारी मैडम ने बोला था आगे से इंजेक्शन लेके अपने हाथ पे ठोक के उसको बंद करके देख रहे हो, ऐसे नहीं करना। उसमें फिर आपने प्रेशर डालना है। तो आप जैसे क्या करोगे, प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल वो श्रिंक हो जाएगा। आप उसमें ऊपर से प्रेशर दोगे तो वो जो बलून है ना वो बंद है, जबकि उसमें गांठ लगी हुई है, वो बंद है बलून, और लेकिन वो श्रिंक हो जाएगा। और जब उसमें आप प्रेशर ऐसे रिलीज करोगे तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। तो आप देखोगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आएगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट, और याद रखना कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन क्या है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, और टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट कर देते हो तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बात समझ में है क्या? अब वहां पर अब मेरे पास तो यहाँ पे यही, अगर मैं ऐसे यहीं पे बलून फुलाऊं और फिर उसको मतलब प्रेशर कम करूं या ज्यादा करूं बाहर से, तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं है। लेकिन जब मैंने उसे एक सिरिंज के अंदर बंद करके रख दिया तो वहां पे मेरे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी आपको कांस्टेंट लेना है। तो आप देखोगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगा। भाई अब इसका ग्राफ आता है एग्जाम में, तो ग्राफ वाला कोई मुझे बताएगा P वर्सेस 1/V का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? P वर्सेस 1/V का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, रेक्टेंगल पैराबोला बनेगा, हाइपर पैराबोला बनेगा, कैसा बनेगा? बोलो भाई, कोई बताएगा? मैम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगा। भाई हम लोगों ने एक अपनी गैसियस इक्वेशंस देखी है ना, गैसियस इक्वेशन की ग्राफ इक्वेशन जो होती है y इक्वल टू mx प्लस c। सब जानते हो इसके बारे में या नहीं जानते हो ये बता दो। मैथ्स वाले तो नहीं हो तुम, पर फिर भी पढ़ा है ये कहीं? ग्राफ की इक्वेशन पता है कि मैथ्स में पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा? बोल दो भाई आया ना। y इक्वल टू mx प्लस c पता है इसके बारे में, या बता दूं थोड़ा सा? क्योंकि ग्राफ तभी कर पाओगे तुम क्वेश्चन आगे थर्मोडायनेमिक्स में और हर जगह तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें जो ग्राफ की इक्वेशंस होती हैं ये पता हो। y इज इक्वल टू में आपका होता है mx प्लस c, और मेरे पास जो y है वो y एक्सिस है, y एक्सिस पे। और अगर मैं y वर्सेस x का ग्राफ बना रही हूँ, ये y वर्सेस x का, तो m जो है ना इसमें m वो मेरा क्या है यहाँ पर, स्लोप। m क्या देगा मुझे यहाँ पे, स्लोप। और c जो यहाँ पर है वो क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है भाई पता है? योगिता, नो मैम। विनायक को पता होगा, विनायक तो चला गया। नाजो, इंटरसेप्ट मतलब क्या, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? नहीं पता भाई? मैं पता है, ये जब मैं ग्राफ बनाती हूँ ये y एक्सिस होता है मेरा, ये x एक्सिस होता है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन, जब ये जो, और ये y/mx प्लस c जो ये ग्राफ ये बनाई है मैंने लाइन, ये मेरी किसके लिए होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए।
ये स्ट्रेट ग्राफ का चैप्टर कौन सी क्लास में आता है? 11th क्लास की मैथ्स में है ये? तुम में से किसी के पास भी मैथ्स नहीं है क्या? मैम है मैम 11th का तो अभी तो है नहीं। है ना, 11th क्लास में ये आएगा ना भी तुम्हारा ग्राफ का चैप्टर। तुम में से तुम बच्चों में सब किस जिनके पास बायो उनके पास मैथ्स है ही नहीं? ऐसा कौन है जिसके पास मैथ्स और बायो दोनों है? मैम प्रिया भारती। प्रिया भारती के पास? अरे लक्ष्मी और प्रिया भारती दोनों एक ही क्लास में होगे तुम? यस मैम, फ्रेंड्स है। उसकी अच्छा, पीसीएमबी और मेरी पीसीबी है। अच्छा। तो भाई अब आप मैथ्स में पढ़ोगे तो ध्यान से देखना, आपने y और x का जो ग्राफ बनेगा, ये जो m है ये क्या है मेरा? यहाँ पर स्लोप है m। ये स्लोप क्या होता है मेरा? इसका जो ये जो स्लोप बना है ना, ये दैट इज स्लोप। ये स्लोप बनेगा आपका। और जो ये जहां पर ये y एक्सिस पे जो ये लाइन टकरा रही है ना यहाँ पे, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं और ये आगे जाके इंटरसेप्ट मतलब कि क्या, ये लाइन आगे जाके डॉट डॉट करके अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो जहां पे ये y एक्सिस पे यहाँ आएगी ना, ये वाला जो ये पॉइंट रहता है, ये आपका किसको क्या बोलती हूँ मैं? तो ये पॉइंट रहेगा मेरा c, और इसका अगर मुझसे स्लोप पूछा जाएगा तो वो क्या रहेगा मेरा? m। बात समझ में आई? कुछ 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 इंटरसेप्ट मतलब समझ में आया? जैसे कि अगर मेरी कोई ग्राफ बना हुआ है, एक ग्राफ मेरे पास बना है, हाँ या ना नहीं बोलोगे तब तक मुझे, ये ग्राफ बना है। अब मुझे इसमें इंटरसेप्ट बताना है, तो इंटरसेप्ट मैं इस लाइन को आगे आगे मतलब और एक्सटेंड करूंगी, तो जो ये यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये इसको इंटरसेप्ट करेगा ना, मतलब काटेगा, वही मेरा क्या है? इंटरसेप्ट। और इसके जो स्लोप होगा वो क्या? ये स्लोप मतलब ये स्लोप, स्लोप मतलब पता है वैसे अगर जनरल में इंग्लिश में बात करूं, माउंटेन में हम कहते हैं ना स्लोप कम है या ज्यादा है। बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया? स्लोप, Yes, ma'am. ठीक है, कि वो ढलान जो से कहते हैं वो कितनी है, वो दैट इज हमारी क्या होती है? स्लोप। तो अब मेरे पास क्वेश्चन में जो अभी हम बॉयल्स लॉ की बात कर रहे थे, बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ है P वर्सेस, एग्जाम में आ गया P वर्सेस 1/v का ग्राफ, तो आपको पता है कि कैसा होगा? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और ये आपका होगा यहाँ से नहीं, जीरो से, एकदम स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वहां पर इंटरसेप्ट नहीं है। P इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिखा है, और मैं P वर्सेस 1/v का ग्राफ बना रही हूँ। ध्यान देना, मैं किसका ग्राफ बना रही हूँ? P वर्सेस 1/v का ग्राफ बना रही हूँ। तो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v, और यहाँ पर मेरे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। यहाँ पे इंटरसेप्ट है कोई? जब मेरे पास इंटरसेप्ट ही नहीं है तो यानी कि ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा? जीरो से। क्लियर हुई ये वाली बात? जब भी कोई इंटरसेप्ट नहीं तो ग्राफ मेरा स्टार्ट होगा जीरो से। P वर्सेस 1/v का मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे इसने ग्राफ बनाया, ठीक है, T1, T2 और T3। अब वो मुझसे T1, T2, T3 के बीच में रिलेशन पूछता है कि बताओ T1, T2, T3 ये बड़ा या T3, T2, T1 ये बड़ा, इन दोनों में से कौन सा बड़ा? कौन? क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में। अब आप इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका एक तरीका बता रही हूँ। P इक्वल टू क्या भाई? PV इज इक्वल टू में आपका होता है nRT। PV इज इक्वल टू में nRT होता है। अभी ये कैसे आया बताया जाएगा सारा, पर अभी के लिए याद रखो PV इज इक्वल टू में आपका nRT ये रिलेशन है। और अगर मेरे पास मैं इसका स्लोप PV इक्वल टू K, PV इक्वल टू K आ रहा है भाई। अब आप देखोगे जो K है, जो मेरा K है, ये PV इज इक्वल टू मेरा क्या है यहाँ पे? PV इक्वल टू K, K क्या है मेरा? स्लोप, एंड ये इक्वल टू किसके है? nRT के। यानी कि जो स्लोप है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके? टेम्परेचर के। बात समझ में आई? स्लोप जो आएगा वो मेरा, एक ये बात मैं ग्राफ एक बार फिर, एंड PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको ड्राइव करने के बाद फिर से बता दूंगी। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि स्लोप मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें इन तीनों ग्राफ में मुझे बता सकते हो T1, T2, T3 ग्राफ ये जो बना हुआ है, हालांकि बहुत गंदा बना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई जब मैं लाइन खींची तो सीधी नहीं गई, वो T1 थोड़ा ऐसे से गया, T2 भी ऐसे से गया, हालांकि वो स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है प्रियांशी? T1, T2, T3 में स्लोप किसका ज्यादा है? इन तीनों में सबसे ज्यादा स्लोप कौन सा है? ढलान किसमें ज्यादा है? किसी को देख के ऐसे पता चलता है? योगिता, T1, T2, T3 में स्लोप किसमें ज्यादा है? स्लोप मतलब बोले तो ढलान। T3। वेरी T3 के अंदर, T3 के अंदर मेरी ढलान ज्यादा है। ये देख रहे हो यहाँ से एकदम मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई जैसे बोलते हैं ना, वैसे से जैसे जैसे दर दर गया खड़ा मतलब वो होते जा रहा है ये।
इसमें जो स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं जो मेरा टेम्परेचर का रिलेशन रहेगा वो T3 ग्रेटर देन T2 देन T1। याद हो जाएगा भाई एग्जाम में? अभी ये तो याद हो जाएगा ना यहीं पे, क्योंकि एक ही करवाया है। अब जैसे जैसे बाकी के लॉज आते रहेंगे कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। बॉयल्स लॉ समझ में आ गया। नेक्स्ट लॉ है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है भाई? कोई बताएगा भाई चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू volume is directly proportional to temperature at constant pressure and number of moles. That is Charles law. एक एक लॉ की लाइन और याद रहनी चाहिए ये। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और चार्ल्स लॉ कह रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, लक्ष्मी ने भी कहीं से टीप के बता दिया है। वही लक्ष्मी, ठीक है। जब हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं तो मैं वॉल्यूम अगर इंक्रीज करूंगी तो टेम्परेचर वहां पर बढ़ेगा। अब ये लाइन जो जिसने जो बोली है ना वो आपको पता होनी चाहिए। वैसा मत करना कि बॉयल्स में चार्ल्स डाल दिया, चार्ल्स में बॉयल्स डाल दिया, ऐसा नहीं करना। एग्जाम में ध्यान रखना है। अब बनाना क्या है इसका? ग्राफ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बनेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरा? ऐसा कुछ बनेगा भाई। एक बात मैंने बॉयल्स लॉ में जो नहीं बताई वो क्या, हमने ग्राफ P वर्सेस 1/V का तो बनाया। क्या अगर मेरे को एग्जाम में P वर्सेस V का ग्राफ आ जाएगा तो मैं बना लूंगी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम? प्रेशर वर्सेस 1/V तो मुझे समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन बनाना है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कैसा बनेगा विवेक, नरगिस? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम भाई मेरा बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, हाइपरबोला। ये ग्राफ जो है, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है मेरा वॉल्यूम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा मेरा? इंक्रीज। तो ग्राफ Increase. ठीक है, प्रेशर डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। जब प्रेशर वर्सेस V का आएगा, वो प्रेशर वर्सेस 1/V रहेगा, तो याद रखना स्ट्रेट लाइन, कंफ्यूज मत होना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगेन ग्राफ कैसा बनेगा आपका? स्ट्रेट लाइन। बोलो भाई। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस है। क्या? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और टेम्परेचर को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूं, डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करूं, केल्विन में, तो मैं क्या ऐड करूंगी इसमें? 273.15। हाँ भाई ना, केल्विन में कन्वर्ट किया है अगर मैंने डिग्री सेल्सियस को। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? डिग्री सेल्सियस को, अगर ये डिग्री, अगर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ पर अगर केल्विन लिखा है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड ग्राफ इज दिस। 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। लेकिन अगर ग्राफ में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और उसे अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे, तो आपका जो ग्राफ में जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, V सेल्सियस, और ये आ गया आपका यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था और उसको कन्वर्ट किया आपने किसमें? 273.15 से आपने इसको ऐड किया टेम्परेचर प्लस 273.15। ये 270, अगर मैं V वर्सेस T का ग्राफ बनाऊंगी तो इसमें ये जो 273.5 है ये क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा, स्लोप होगा, क्या होगा? कौन बताएगा भाई? अभी बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस 6। जब मैं लिखती हूँ y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये जो अकेला रहता है c, जिसके साथ ग्राफ का कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ ये आगे से कांस्टेंट है, तो ये क्या रहता है? मेरा इंटरसेप्ट रहता है। यानी कि अब की बार Yes, जो ma'am. वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ बनेगा वो 0 से स्टार्ट ना होकर किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा, और वो वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा मेरा? यहाँ पर ये 273 पॉइंट, अरे भाई टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम बनाओ, क्या होगा यहाँ पे इसका? ये 273.15। क्लियर हुई बात? बोलो भाई। 0 से स्टार्ट नहीं होगा, अब की बार जो ग्राफ होगा वो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? एक बीच में कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, बीच में से। ठीक है, बीच में से जब ये मेरा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ कहीं से, तो 273.5 है, और ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका किसके रहा है? टेम्परेचर के। क्लियर हो गई बात भाई?
चलो चार्ल्स लॉ भी हो गया, बॉयल्स लॉ भी हो गया, अब आ जाओ गे लुसेक लॉ। लक्ष्मी जरा खोज करो गे लुसेक लॉ क्या है, जल्दी से बताओ। कोई और बताएगा? नरगिस तुम कर सकती हो खोजबीन, गे लुसेक लॉ क्या है? हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, कल की क्लास में मैं पूछूंगी क्या होता है बॉयल्स लॉ, क्या होता है चार्ल्स लॉ। अभी सब कुछ इजी इजी है, समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है ना। अब जरा मुझे बताओ गे लुसेक लॉ क्या कहता है। प्रिया गे लुसेक लॉ कौन सा रहेगा? मैम ये टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच का हाँ रिलेशन बताता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात भाई। हमने अब पढ़ लिया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब कौन से रह गए? प्रेशर और टेम्परेचर रह गए। तो गे लुसेक लॉ कह रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। तो गे लुसेक ये कह रहा था। क्लियर है भाई, इसमें हम ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते। नेक्स्ट लॉ बताओ जरा। ग्राफ भी बन जाएगा भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाना है। प्रेशर यहाँ से 0 से बना दो अपना प्रेशर टेम्परेचर, बोलो भाई हाँ या ना, बन जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर के आपके यहाँ पे ग्राफ बन गए। नेक्स्ट बताओ मुझे जरा गे लुसेक के बाद कौन सा लॉ है आपका? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कह रहा है? एवोगैड्रो लॉ कह रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका किसके? नंबर ऑफ मोल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो कह रहा है कि वॉल्यूम जितना आप लोगे उतने ही क्या होंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, एंड जो नंबर ऑफ मोल इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स घटाओगे वॉल्यूम घट जाएगा। क्लियर है ये बात? एवोगैड्रो लॉ क्या कह रहा है? मैम फिर से समझा दो। लक्ष्मी एवोगैड्रो लॉ कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। हम लोगों ने एक नंबर ऑफ मोल्स की एक बात की थी, याद है? जब मैं कल करवाया था, लक्ष्मी ने नहीं किया था। नहीं लक्ष्मी ने कल तो किया होगा। 1 मोल इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था 6.02 टू 10 की पावर 23 होता है। इक्वल टू आपका जो भी यहाँ पे सपोज H2 गैस है और उसके ये कितने H2 का 2 ग्राम यूज हो रहा है, तो मैं कहूंगी 2 ग्राम। और ये इक्वल टू रहता है आपके किसके? 22.4 लीटर के। 2 ग्राम मैंने ये क्यों लिखा है आपका यहाँ पे? मॉलिक्यूलर वेट कह लो या एटॉमिक वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 4 जो लाइनें हैं ये याद रखनी है आपको। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई चीज 2 मोल है ना, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका भी डबल हो जाएगा, 44.8 लीटर। बात समझ में आई? 3 मोल है तो इसका कितना? 22.4 का 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर हुई बात? वगैरह जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो है गैस का वो भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, बस ये। अब इन सारे लॉज को हम मिक्स करेंगे। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा था? कौन बताएगा? एक एक करके मुझे बोलते जाओ भाई। दीक्षा बॉयल्स लॉ क्या कह रहा था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसे लिख सकती हूँ, चाहे पी को ऊपर बी को। बोलो भाई यही किया था नरगिस? ठीक है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली, चार्ल्स लॉ क्या कह रहा था? हाँ हाँ बोलो बोलो। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैम वॉल्यूम इज टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। अच्छा इसके साइड में जो जो कांस्टेंट है ना वो ध्यान रखना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ऐसी गे लुसेक लॉ ने क्या बोला था? गे लुसेक, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर का यहाँ पे कोई काम नहीं है अभी। और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था एवोगैड्रो के अंदर? एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यस, क्या मैं इन सबको एक साथ लिखकर, एक साथ मतलब इन तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकती हूँ? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एन और अपॉन में क्या रह गया आपका? पी एन। बोलो भाई ये लिख सकती हूँ? यस मैम। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैं हटाती हूँ, वी की जगह मैं क्या लगाती हूँ? आर, और एन है ये आपका, एन आर लगाया है। आर क्या है आपका? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो हटके आया दैट इज आर, एंड आर इक्वल टू आपका क्या है? गैस कांस्टेंट। बात समझ में आई? आर क्या है आपका? अब ये आर आपका हर जगह
मतलब इस आर के लिए ही मैंने तुम्हें स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया, फिर नहीं तो मैं नहीं पढ़ाती, क्योंकि अब ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, तब आप मुझसे बोलोगे भाई ये कहाँ से आया, क्या आया, तो तब मुझे पूरा पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए स्टेट्स ऑफ मैटर हट तो गया, पर ये आर जो है वो यही रह गया, आर आगे नहीं बढ़ा। बात समझ में आई? थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा, इक्विलिब्रियम में, मतलब बहुत सारी जगह इस आर का यूज होने वाला है। और ये आर आ कहाँ से रहा है? वॉल्यूम इक्वल टू आपका क्या आ गया, एन आर टी अपॉन में पी, और इस पी को अगर मैं ऊपर लेके चली जाऊं तो इक्वेशन बनी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। यानी कि ये सारी चीजें कब फॉलो होंगी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर। जब गैस कैसी रहेगी? आइडियल। जब मेरी कोई भी गैस जो होगी वो आइडियल होगी, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है वो फॉलो होगा। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बच्चे, आर क्या है यहाँ पे? आर इक्वल टू व्हाट? जल्दी बताओ फटाफट से, अभी बताया। जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने हटाया उसकी जगह आर आया, दैट इज गैस कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है आपको याद रखनी है, उसकी 3-4 वैल्यूज जो है याद रख लेना। आर की वैल्यू 8.314 जूल। आर की यूनिट बता दो जरा पहले मुझे, क्या निकल कर आएगी? जूल पर केल्विन पर मोल इज द यूनिट ऑफ आर की जो वैल्यू है वो 8.314। यूनिट क्या से निकालनी होती है ये सीख लिया तुमने, फिजिक्स में आया ना? फिजिक्स में हमने यूनिट निकालना सीख लिया है, हम किसी भी चीज की यूनिट जो है वो कैसे निकालते हैं। तो बस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो आर की जो यूनिट है वो मेरे पास आ गई जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर मैं बात करूं किसकी, अब तुम्हारा होमवर्क है आर की यूनिट निकालनी है, किसमें आपको? बार लीटर पर केल्विन पर मोल। अभी हमने पढ़ा है ना रिलेशन भाई, ये जो जूल है ना, जूल, इस जूल को मैं बोलती हूँ पास्कल मीटर क्यूब, ठीक है? पास्कल मीटर क्यूब। होमवर्क है अब तुम लोगों का ये, आर की यूनिट बार पर ये बार लीटर कल करवाऊंगी वैसे तो, बार लीटर पर केल्विन पर मोल में निकालनी है। आर की वैल्यू, सॉरी वैल्यू निकालनी है, यूनिट की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी यहाँ पर? अगर ये आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन है तो आर की वैल्यू बार लीटर पर केल्विन पर मोल में निकालनी है। आर की वैल्यू आपको कैलोरी में निकालनी है, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये 3 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? बोलो भाई। Yes, ma'am. चलो 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 चलो, एक और लिख लो, लीटर एटीएम में, ठीक है? लीटर एटीएम। आर की वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, मतलब अभी तो याद होती नहीं है, वो क्वेश्चन करते रहते हैं तभी याद होगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट जगह आएगी, तब जाके आपको याद होगी, ठीक है? आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन समझ में आ गई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नेक्स्ट क्लास में बोलो भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे आया, समझ में आ गया या नहीं आया? यस मैम आ गया। नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी जो ये जो इक्वेशन है, इससे जितने भी आपके अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी ग्राफ वगैरह आए हैं उनको देख लेंगे एक बार, कि ग्राफ जो है कैसे ड्रॉ करने हैं, अलग अलग तरीके के जो ग्राफ हैं वो कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? और अब किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ ले टेस्ट से रिलेटेड, या फिर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे